नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में। चलिए आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिहार बोर्ड से कक्षा 8वीं का पहला चैप्टर परिमेय संख्या। और आज हम लोग करेंगे इसके कंप्लीट चैप्टर रिवीजन और उसके बाद देखेंगे कि कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमने लिए हैं जो आप लोगों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले यहां पर हम लोगों ने कुछ आप लोगों के लिए बेसिक्स मतलब मैंने आपके रिवीजन में यहां पे जोड़े हैं, क्योंकि यहां पे जो बेसिक्स होते हैं उस पे ही हमारा डिपेंड करता है चैप्टर। जैसे जो संख्याएं आपके बारे में यहां पर हमने जो आपके लिए यहां पर मैंने जो लेके रखी है संख्याएं क्या क्या होती है, जैसे यहां पर लिखा है आपकी प्राकृत संख्या है, आपकी पूर्ण संख्या है, आपके पूर्णांक है, ये क्या क्या होते हैं। क्योंकि उसके बाद आता है परिमेय संख्याओं के बारे में। भाई परिमेय संख्या क्या होती है, परिमेय संख्या को हम लोग कैसे जोड़ते, घटाते, गुणा करते हैं, भाग करते हैं। लेकिन उसके पहले कुछ संख्याओं को सीख लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पहले दिया है आपका कौन सी संख्या, पूर्ण संख्या है, जिनको कहते हैं होल नंबर, जो स्टार्ट होती है जीरो से लेके जाती है अनंत तक। उसके बाद हम लोग जब भी हमारी जो पूर्ण संख्याएं होती है उनमें आप कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं देखेंगे, मतलब माइनस नंबर नहीं देखेंगे। सेकंड पे आते हैं हमारी प्राकृत संख्या, जिसको कहते हैं हम नेचुरल नंबर। ये स्टार्ट होती है 1 से लेकर एंडिंग मतलब अनंत तक। यहां पर आप इन नंबरों में भी क्या देखेंगे, इन नंबरों भी आप लोग देखेंगे कि यहां पे भी कोई नेगेटिव नंबर नहीं आता है, सारे नंबर आपको क्या दिखेंगे, पॉजिटिव दिखेंगे। थर्ड में आता है हमारा पूर्णांक। पूर्णांक कहते हैं जिसको हम इंटीजर्स, जहां पर नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आता है, जिनको आप बहुत अच्छे से संख्या रेखा पर भी देख सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपको जो तीनों संख्याएं बताई हैं वो आपके नॉलेज के लिए बताई हैं। मैं जानता हूं आप लोगों ने अपनी पुरानी क्लासेस में भी बहुत अच्छे से इनको पढ़ा होगा। चलिए अब जिसका इंतजार था वो खत्म हुआ, आती है परिमेय संख्याएं। यह है परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या क्या होती है, जो P अपॉन Q के फॉर्म में होती है। P अपॉन Q के फॉर्म में मतलब जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होती है, और यहां पर P और जो Q होता है वहां पर जो Q है वो जीरो नहीं होता है। यहां पर यही जो डेफिनेशन है वो थोड़े जो हमसे कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंट दी हुई है, वो भी इसी तरह से दी हुई है। क्या लिखा हुआ है, ऐसी परिमेय संख्या कहलाती है परिमेय संख्या जिन्हें P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जा सकता है या P अपॉन Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q जीरो नहीं है। ठीक है ना। उदाहरण 2/3, 6/7 परिमेय संख्या है। तो यहां पर हमने जो देखा परिमेय संख्याओं के बारे में, जो परिमेय संख्याएं हैं वो किस तरह से होती है, कैसे होती है, वो सारी परिमेय संख्या मैंने आप लोगों के सामने लिखी है, और उसके बाद उसकी डेफिनेशन के साथ हमने परिमेय संख्या को बताया है। अब एक बात मैं आपको बताऊं, परिमेय संख्या नेगेटिव भी हो सकती है, परिमेय संख्या पॉजिटिव भी हो सकती है, और परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर भी रखा जा सकता है। जी हां, यहां पर परिमेय संख्या की बहुत सारी खूबी मैंने आपको बताई है। माइनस में भी होती है, प्लस में भी होती है, जीरो भी हमारा एक परिमेय संख्या होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी चीज मैंने बताई है, जीरो भी परिमेय संख्या होता है। क्योंकि अगर जीरो है, अगर उसके नीचे में 1 लगा दूं तो यह भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो ठीक है, मेरी बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, भूल मत जाना। ठीक है ना। तो यहां पर जो परिमेय संख्या है वो यहां पर हम लोगों ने एक डेफिनेशन के रूप में समझी कि परिमेय संख्या क्या होती है। अब परिमेय संख्या के लिए कुछ गुणधर्म होते हैं। जी हां, परिमेय संख्या के लिए कुछ गुणधर्म होते हैं कि वो परिमेय संख्या किन किन नियमों का पालन करती है, योग में, व्यवकलन में, गुणा में और भाग में। कहने का मतलब यह है कि परिमेय संख्या को जब मैं मतलब मैं गुणा करूं, जोड़ूं, भाग करूं, तो आंसर भी क्या एक परिमेय संख्या आएगा। तो चलिए बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चालू होता है हमारा संवृत नियम, जिसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। देखिए ये बहुत ध्यान रखने वाली चीजें हैं, क्योंकि जब भी हम क्वेश्चन करते हैं तो यह पूछा जाता है कि यह कौन से सॉल्व हुआ या कौन से नियम से सॉल्व हुआ, तो आपको वो नियम आना चाहिए। यहां पर आपके सामने संवृत नियम लिखा है, तो यहां पर योग में, व्यवकलन में, गुणा में, भाग में क्या परिमेय संख्या पालन करती है, योग में, गुणा में, भाग में या व्यवकलन में एक संवृत नियम का। तो इसका मतलब यह है, ए और बी का मतलब यह है कि अगर दो परिमेय संख्या को जोड़ूं तो आंसर भी क्या एक परिमेय संख्या आता है। तो चलिए एक बार हम ट्राई करते हैं। चलिए यहां पर हम लोग स्टार्ट करते हैं परिमेय संख्या के लिए कि भाई परिमेय संख्या को जोड़ता हूं तो आंसर भी क्या एक परिमेय संख्या आता है। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे संवृत नियम में पहला योग। ठीक है, योग निकालेंगे तो योग होता है 2/3 प्लस 1/3। ये मैंने
छोटा सा यहां 3 नहीं लेता हूं, चलिए यहां पर मैं ले लेता हूं 2/5 और यहां पे भी ले लेता हूं 1/5। मतलब यहां पर मैं एक सरल रूप में आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आप लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठ जाए। मेन चीज क्या होती है, कॉन्सेप्ट को दिमाग पर बिठाना। तो यहां क्या हो गया, योग 2/5 और 1/5। यहां पर क्या हो गया, 5 आ गया कॉमन, ठीक है, क्योंकि यहां पर हमारे हर में दोनों चीज एक ही है, तो यहां पे 5 नीचे आ गया और कितना हो गया 2 + 1, तो कितना हो गया 3/5। तो आपने क्या देखा कि अगर मैं दो परिमेय संख्या को जोड़ता हूं तो आंसर भी मेरा क्या आ रहा है, एक परिमेय संख्या आ रहा है। तो हम कहेंगे परिमेय संख्या मतलब योग में समवृद्ध होती हैं, मतलब परिमेय संख्या योग में समवृद्ध होती हैं। यहां पर हम लोग इस नियम को इसके साथ एक स्टेटमेंट के साथ खत्म करते हैं कि हां परिमेय संख्या योग में समवृद्ध होती हैं। चलिए ये तो हो गया हमारा पहला क्वेश्चन जो कि खत्म। अब बात करते हैं कि समवृद्ध नियम व्यवकलन में काम करता है कि नहीं करता है। व्यवकलन का मतलब होता है घटाना, ठीक है। चलिए अब मैं यहां पर परिमेय संख्या को घटा देता हूं, ठीक है। अब घटा देता हूं तो आंसर क्या आएगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1/5 आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि हां भाई परिमेय संख्या को अगर मैं घटा रहा हूं समवृत्त में तो आंसर भी एक परिमेय संख्या ही आ रहा है। तो हम लोग कहेंगे कि परिमेय संख्या व्यवकलन में परिमेय संख्या व्यवकलन में समवृत्त होती हैं, व्यवकलन में समवृत्त होती है, ठीक है ना। तो यहां क्या हो गया, परिमेय संख्या व्यवकलन में समवृत्त होती है। तो यहां पर जब मैंने दो परिमेय संख्या को घटाया तो आंसर भी क्या आया, एक परिमेय संख्या आया। तो हमने क्या जाना कि परिमेय संख्या योग में क्या हो गई, समवृत्त हो गई। परिमेय संख्या व्यवकलन में मतलब क्या हो गई, समवृत्त हो गई। अब क्या देखते हैं, परिमेय संख्या क्या गुणा में समवृत्त होती है। तो चलिए बिना देरी किए हुए देखते हैं क्या परिमेय संख्या गुणा में समवृत्त होती है। तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर देखते हैं गुणा में, ठीक है। तो यहां पर हो गया गुणा में। तो परिमेय संख्या गुणा में समवृत्त होती है, उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये वाला जो नियम है गुणा वाला, हम लोग उस पे आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर गुणा का निशान लगा देंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 5 25, तो 2/25 आ गया। मैं एक ही संख्या के साथ कर रहा हूं, आप यहां पर अपने एग्जाम्पल को बार बार बदल भी सकते हैं। कैसे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हमने यहां पर एक से ही बता रहा हूं, आप बदल भी सकते हैं। जैसे ये 2/5, 2/3 और 1/5 मैंने ये कर लिया, ठीक है ना। तो कितना हो गया, 2/15, 2/15। तो ये क्या हो गया भाई, परिमेय संख्या को जब मैंने गुणा किया तो आंसर भी क्या आ गया, एक परिमेय संख्या आ गया। तो हम क्या कहेंगे भाई, परिमेय संख्या गुणा में समवृत्त होती है। तो देखा आप लोगों ने कितना इजी है, बस छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि अगर दो परिमेय संख्या को जोड़ूं तो आंसर एक परिमेय संख्या आ जाए, दो संख्या को घटाऊं तो आंसर भी एक परिमेय संख्या आ जाए, दो परिमेय संख्याओं को गुणा करूं तो आंसर भी एक परिमेय संख्या आ जाए, और दो संख्याओं को अगर भाग दूं तो अगर आंसर भी परिमेय संख्या आ जाता है तो समवृत्त नियम जो है वो मेरा परिमेय संख्याओं के लिए क्या हो गया, सेटिस्फाइड हो गया, ठीक है ना। तो ये तो हो गया। अब उसके बाद हम लोग करेंगे भाग के लिए। तो चलिए भाग के लिए करते हैं चौथा। देखिए भाग के लिए मैं आपको एक बात समझा दूं, पहले तो मैं चलो भाग के लिए करके दिखा देता हूं, उसके बाद यहां पे एक छोटी सी चीज मुझे आपको समझाना है। अगर वो समझ में आ जाएगी तो बहुत ही अच्छी बात है। चलिए यहां पर मैंने लिया 2/3 भाग 1/5, ये ले लिया, ठीक है ना। तो भाग में होता क्या है, भाग में सॉल्व करने के लिए 2/3 है, जब मैं गुणा लगाऊंगा तो ये वाली संख्या क्या हो जाएगी, प्रतिलोम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, उल्टी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, 5 ऊपर आ जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 पंजे 10/3, ये हो गया, ठीक है ना। तो आंसर भी क्या आ गया, एक परिमेय संख्या आ गया। चलिए अभी तो मैं लिख दूंगा कि परिमेय संख्या भाग में क्या होती है, परिमेय संख्या भाग में समवृत्त होती है। अब भाग में जब समवृत्त हो गई,
अब जब भाग में समवृत हो गई तो क्या हो गया, भाग में समवृत हो गई तो भैया यहां पे समवृत नियम क्या हो गया, चारों के लिए लागू हो गया। लेकिन जो मैं बता रहा था आपको कि एक चीज यहां पर जो मेरी छूट गई है वो क्या है, मैं जो बोल रहा था कि एक पॉइंट बताना है, वो पॉइंट ये है कि भाग में अगर मैं 0 को हटा दूं तो परिमेय संख्या सब में लागू हो जाती है, लेकिन अगर मैं 0 को अगर इसके अंदर इंक्लूड करता हूं तो फिर परिमेय संख्या क्या है, भाग के लिए समवृत नहीं होती है। यहां हम लिख सकते हैं 0 को हटा दिया जाए, 0 को यदि हटा दिया जाए, हटा दिया जाए, आई बात समझ में। क्योंकि अगर मैं यहां पर, चलिए यहां पे मैं 0/1 लिखता हूं, यहां पे अगर मैं 0/1 लिखता हूं, 1/0 लिख दे, वो 0/1 लिख देता हूं और गुणा में या भाग में मैं लिख देता हूं 2/5, ठीक है ना, या ऐसा लिख देता हूं। तो यहां पर क्या हो जाता है कि यहां पर जब मैं इनका गुणा करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0/5 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, आंसर 0 ही हो जाएगा ना, आंसर क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा। लेकिन अगर मैं ऐसा बताऊं, अगर मैं इसको ऐसा करूं कि यहां पर 2/5 कर दूं और यहां पे भाग में 0/1 कर दूं, तो यहां पर जब मैं 2/5 करूंगा तो गुणा में कितना हो जाएगा, 1/0 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि 1/0 हो जाता है तो वो काय पे चला जाता है, अनंत पे चला जाता है। तो यहां पर ये लागू 0 के लिए नहीं होता है। तो मैंने आप लोगों को समझाने के लिए बताया है, इसलिए भाई जो परिमेय संख्या है वो भाग में समवृत तभी होंगी जब 0 को हटा दिया जाए, और अगर 0 को काउंट करते हैं तो फिर वो भाग में लिए समवृत नहीं होंगी। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग समझिएगा बहुत अच्छे से। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि परिमेय संख्या आगे कौन से जो नियम है वो आगे परिमेय संख्याओं के लिए लागू होते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। यहां दिया है क्रम विनिमय नियम। अब क्रम विनिमय नियम क्या होता है भाई, परिमेय संख्या क्रम विनिमय में योग का, व्यवकलन का, गुणा का या भाग का पालन करती है कि नहीं करती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर सबसे पहले क्रम विनिमय का मतलब जानते हैं आप क्या होता है, जैसे ये क्रम है a+b, अब क्रम का विनिमय का मतलब क्रम को बदलना, मतलब ये कितना हो जाएगा b+a। अगर जो क्रम में मैं परिमेय संख्या को जोड़ता हूं और अगर क्रम को बदलने पे वापस से परिमेय संख्या को जोड़ता हूं, क्या मेरा आंसर बिल्कुल वही आता है। तो अगर आ जाता है तो परिमेय संख्या क्रम विनिमय में योग के नियम का पालन करती है या परिमेय संख्या योग में क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। तो यहां पर हम लोग वही चेक करने के लिए सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि परिमेय संख्या योग में क्रम विनिमय है कि नहीं है। तो चलिए क्रम विनिमय को हम कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। चलिए सबसे पहले करते हैं a+b और b+a, ठीक है ना, यह है क्रम। अब मैं यहां पे कोई भी संख्या ले लेता हूं, जैसे 2/5 प्लस 1/5 और यहां पे कर दूंगा 1/5 और 2/5। ये मैंने क्रम को बदलने पे मैंने सॉल्व किया, मैंने क्रम को बदलने पे सॉल्व किया। अब देखिए यहां पर क्या आ गया 5 और ये हो गया 2+1 और ये हो गया 5 और ये हो गया 1+2, ठीक है। तो ये कितना हो गया 3/5 और ये भी कितना हो गया 3/5। तो यहां पर आपने देखा कि यहां पर मेरा दोनों पक्ष मेरे बराबर आ गए क्रम को बदलने पर, दोनों पक्ष मेरे बराबर आ गए क्रम को बदलने पर। तो आपने देखा कि क्रम को बदलने पर मेरी जो परिमेय संख्या है, क्रम को बदलने पर मेरी जो परिमेय संख्या है वो क्या आ रही है, बिल्कुल एक जैसी आ रही है। तो मैं क्या कहूंगा, मैं कहूंगा कि परिमेय संख्या योग में क्रम विनिमय योग में क्रम विनिमय होती है। परिमेय संख्या योग में क्रम विनिमय होती है। तो यहां पर परिमेय संख्या योग में क्रम विनिमय होती है। तो यहां पर हम लोगों ने उसको बताया कि कैसे होती है, कि भाई देखो ये परिमेय संख्या का क्रम था, जब मैंने क्रम को बदल दिया तो परिमेय संख्या में वही आंसर आया जो क्रम को बदलने के पहले था और क्रम को बदलने के बाद भी आंसर वही आया। तो इसका मतलब यह है कि परिमेय संख्या योग में क्रम विनिमय होती है। चलिए अब बात करते हैं कि परिमेय संख्या व्यवकलन में, मतलब व्यवकलन में क्रम विनिमय होती है। तो देखिए व्यवकलन के लिए क्या करेंगे, अब हम बात करते हैं सेकंड की, ठीक है ना, सेकंड की।
इसकी, है ना। तो अब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके जो साइन है ना उसको चेंज कर देंगे, ठीक है। यहां पे मैंने साइन को चेंज कर दिया, तो यहां पे साइन को चेंज करने पे आप लोग पाएंगे कि आंसर में डिफरेंस आएगा, ठीक है ना। ठीक है, तो चलिए ये कितना हो जाएगा 1/5 और ये हो जाएगा -1/5, ठीक है ना। देखो ये है 2 में से 1 गया तो 1 बचा और 2 में से 1 गया तो 1 बचा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि परिमेय संख्या है ना, परिमेय संख्या व्यवकलन में क्रम विनिमय नहीं होती। क्यों नहीं होती, आप लोग आराम से इसका आंसर देख सकते हो। आप लोग इसमें आंसर ये देख सकते हो कि यहां पर जब मैंने क्रम को बदला, यहां पर ये क्रम था, मैंने क्रम को बदला तो यहां पे 1/5 था और क्रम को बदलने पे मेरा आंसर कितना आ गया -1/5। तो आप लोगों ने क्या जाना, हम लोगों ने जाना कि जो परिमेय संख्या है वो क्रम को बदलने पर वो क्या हो जाती है, क्रम को बदलने पर यहां पर क्या हो जाता है, उनमें यहां पर उनका आंसर चेंज हो जाता है। मतलब यहां पे मेरा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष नहीं आया। आप लोगों ने क्लियर देखा, नहीं आया ना। यहां पे 1/5 था, यहां पे एक -1/5, तो यहां पर क्या हो गया, हम लोग इसको ऐसा लिख देते हैं, ये ऐसा लिख देते हैं, तो बराबर नहीं है। तो अब आप लोगों ने इससे क्या सीखा, इससे सीखा कि परिमेय संख्या व्यवकलन में क्रम विनिमय नहीं है, मतलब योग में तो है पर व्यवकलन में नहीं है। अब चेक करते हैं क्या ये गुणा में है। चलिए अब तीसरे पे आ जाते हैं, तीसरे पे लिखते हैं काय में, गुणा में। तो चलिए, तो a गुणा b और b गुणा a, ठीक है। तो ये हो गया और ये हो गया, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पर व्यवकलन हटा देते हैं, अभी देखते हैं। अब इस फिल इन द ब्लैंक समझ लीजिए कि ये आपके लिए फिल इन द ब्लैंक, ठीक है ना। अब आप लिखेंगे परिमेय संख्या में क्रम विनिमय नहीं होती। क्या क्रम विनिमय है ना, क्रम विनिमय होती है कि नहीं होती है, अभी हम इसको जब चेक करेंगे तब जान लेंगे। चलिए यहां पर क्या हो जाएगा, 2 एकम 2 और 5 25, और यहां कितना हो गया 2 एकम 2 5 25। चलिए क्या लग रहा है, देखिए क्रम ये था, क्रम को बदलने पे ये था, तो हमने क्या लिखा कि परिमेय संख्या गुणा में क्रम विनिमय होती है। तो आया समझ में, यहां पर हम लोगों ने इस पर टिक लगा दिया, तो जो हो रही है वो राइट है और जो नहीं हो रही है वो क्या हो गई, वो हम उसमें कट का निशान लगा देंगे। तो अब हम लोगों ने क्या देखा कि परिमेय संख्या यहां पर गुणा में क्या हो रहा था, गुणा में तो क्रम विनिमय का पालन कर रही है, लेकिन जब हमने क्रम को बदला तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि हमारा आंसर वही आया। जब हमने क्रम को नहीं बदला था तब भी हमारा आंसर यह है, और जब क्रम को बदल दिया तब हमारा आंसर यह है। तो क्या हो गया कि परिमेय संख्या गुणा में क्रम विनिमय होती है। तो देखा आप लोगों ने किस तरह से हमारा क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से हमने इसको सॉल्व कर लिया, और सॉल्व करने के बाद हमने नए नए नियम जो है ना उनका भी हमें नॉलेज होता जा रहा है। मेरी बात आप लोग बहुत अच्छे से सुन लेना, क्योंकि ये जो नियम है ना वो आपको अपने खाली स्थान में या एक शब्द में उत्तर में या आपको एमसीक्यूज में बिल्कुल अच्छे से पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग इनको बहुत अच्छे से तैयार कर लो, और आपकी टेक्स्ट बुक जो है ना उसके अंदर भी तो आप लोगों को मैच द कॉलम दिए, तो बस अगर आपने इनको समझ लिया तो वो आप लोग बहुत अच्छे से मैच द कॉलम लगा लोगे। चलिए अब लास्ट बच जाता है क्या, भाग में। तो अब देखते हैं क्या परिमेय संख्या भाग में होती है कि नहीं होती है। चलिए टेस्ट लगा लेते हैं। तो यहां पर मैंने लगा दिया भाग का निशान और यहां पर भी लगा दिया भाग का निशान। ये हो गया भाग और ये हो गया भाग, ठीक है। मेरा भाग का निशान अच्छा लगा है ना, चलो ये हो गया। अब क्या करेंगे, चलिए ये हो गया 2/5 गुणा ऊपर हो जाएगा तो 5/1 हो जाएगा ना, क्योंकि क्या हो जाता है उल्टा पुल्टा हो जाता है, 1/5 और ये कितना हो जाएगा 5/2, ठीक है। अब देखते हैं भाई, अब क्या देखते हैं, यहां से गुणा हटा दो, है ना। अब देखिए 5 से 5 कैंसिल हो गया तो 2/1 आ गया, और यहां पे 5 से 5 कैंसिल हो गया,
तो 1/2 आ गया। तो भाई देखो आप लोगों को खुद ही, आपके सामने खुद ही नजारा है कि जब हमने भाग का निशान हटाया, गुणा का निशान लगाया, तो ये वाली जो टर्म है वो उल्टी हो गई। यहां पर भी मैंने 2/5 था, गुणा का निशान लगाया तो ये उल्टा पुल्टा हो गया। 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहां पे 5 से 5 कैंसिल हो गया, यहां पे 2/1 आ गया, यहां पे 1/2 आ गया। तो आपको क्या लग रहा है, नहीं है ना? तो बस बिल्कुल लिख दो कि भाई परिमेय संख्या भाग में, परिमेय संख्या भाग में क्रम विनिमय नहीं होती है। तो चलिए हमने क्या सीखा, क्रम विनिमय में परिमेय संख्या, क्रम विनिमय परिसंख्या योग के नियम का पालन करती है ना? क्रम विनिमय में परिमेय संख्या योग के नियम का पालन करती है पर व्यवकलन का पालन नहीं करती है, गुणा में पालन करती है पर भाग में पालन नहीं करती है। तो यहां पर हम लोगों ने समृद्ध पढ़ लिया, समृद्ध में तो सभी में ही कर रही थी। अगर हम भाग की बात करें और भाग में अगर 0 को हटा दें तो वो परिमेय संख्या सभी को लिए क्या हो रही थी, समृद्ध नियम का पालन कर रही थी, चाहे वो योग हो, व्यवकलन हो, गुणा और भाग हो। लेकिन जब हम क्रम विनिमय की बात करेंगे तो क्रम विनिमय में योग में कर रही है, व्यवकलन में नहीं कर रही है, गुणा में कर रही है पर भाग में नहीं कर रही है। तो यहां पर क्रम विनिमय नियम होता है खत्म। बस एक नियम बचा है, जो कौन सा है, सहचार्य नियम। चलिए सहचार्य नियम पढ़ लेते हैं। अब यह है सहचार्य नियम, जिसको कहते हैं एसोसिएटिव, और यह इंपॉर्टेंट में से भी एक है। अब देखते हैं कि परिमेय संख्या जो है हमारी, इसके लिए एक सूत्र लिखा हुआ है ना? तो यहां पर जो परिमेय संख्या है वो सहचार्य नियम का योग में पालन करती है कि नहीं करती है? देखिए सहचार्य नियम होता क्या है, जैसे लिखा है a प्लस बी प्लस सी, है ना? और यहां पे लिखा है a प्लस बी प्लस सी। तो आप स्टार्टिंग में कोई भी दो नंबरों को साथ में ले लो, जैसे मैंने इन दोनों को साथ में ले लिया, तो अगले में आप इन दोनों को साथ में ले लो। तो यहां पर ये जो होता है ना, वो सहचार्य नियम होता है। अब ये गुणा में भी होगा, अब ये भाग में भी होगा, ये घटाने में भी होगा और ये जोड़ में भी होगा, है ना? जोड़ में तो ये है ही, भाग में, गुणा में, व्यवकलन में और प्लस में। ठीक है, ज्यादातर आपको बहुत सी जगह ऐसा भी लिखा रहता है a/b प्लस, है ना, c/d प्लस e/f, ये ऐसा भी दिया रहता है क्योंकि परिमेय संख्या है तो वो परिमेय संख्या a/b के रूप में ऐसा दिया रहेगा। तो कंफ्यूज की कोई बात नहीं है, आप लोग उसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है ना? और यहां पे ऐसा लिखा रहेगा a/b प्लस c/d और यहां रहेगा e/f, ये ऐसा लिखा रहेगा। तो आप लोग को घबराने की कोई बात नहीं है, यह भी सहचार्य नियम योग में है और यह भी योग में सहचार्य नियम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं, ठीक है ना? चलिए अब यहां पर चूंकि मुझे बताना है कि सहचार्य गुण योग में हो रही है कि नहीं हो रही है, तो चलिए यहां पे कोई भी मन से लिख लेता हूं मैं 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/3, 1/2 ले लो, चलो ठीक है। अब यहां पर ले लो, क्या यहां पर ले लो आप 1/3 प्लस 1/5 प्लस 1/2, ये ले लिया। अब मैं दोनों को सॉल्व करता हूं, क्या मेरा आंसर दोनों में, मतलब मेरा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष हो रहा है? तो चलिए 1/3 प्लस ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 2 का इधर करो, 5 एकम 5 इधर करो, ठीक है ना? और उसके बाद यहां पर 5 तिया 15, 5 का इधर करो और 3 का इधर करो, ठीक है? ये हो जाएगा 1/2। चलिए ये हो जाएगा 1/3 प्लस 5 और 2 7/10 और यहां कितना हो जाएगा, 5 तिया 5 और 3 8, 8/15 प्लस 1/2। चलिए यहां पर अभी तो दोनों पक्ष अभी तो सॉल्व करना है, ठीक है ना? अभी पूरा सॉल्व नहीं हुआ है, तो ये हो जाएगा 10 तिया 30, तो 10 का इधर करो, 7 तिया 21 यहां करो, 15 दूनी 30, 8 दूनी 16, 15 एकम 15, ठीक है ना? क्या करते हैं, दोनों का गुणा कर देते हैं, दोनों गुणा करने के बाद 10 का गुणा 1 में, 3 का गुणा 7 में, ऐसे ही 15 दूनी 30, 2 का गुणा 8 में, 15 का गुणा 1 में, तो 21 और 10 कितना हो जाएगा, 31, है ना? तो 31/30 और 16 और 15, 6 और 5 11, तो ये भी कितना हो गया, 31/30। तो देखिए यहां पर मैंने दोनों पक्ष, मेरे दोनों पक्ष क्या आ गए, बराबर आ गए, जो कि आपके सामने ही है। तो हम क्या कहेंगे, परिमेय संख्या योग में सहचार्य
योग में सहचार्य होती हैं। परिमेय संख्या योग में सहचार्य होती है। तो यहां पर हमारा ये जो नियम है वो तो योग के लिए तो हो गया बिल्कुल ठीक। अब क्या ये नियम माइनस के लिए होगा? मतलब अगर मैं परिमेय संख्याओं को देखूंगा कि ये जो परिमेय संख्या है ये माइनस में मतलब व्यवकलन में ये मेरा मतलब पालन कर रही है, तो चलिए उसको भी चेक कर लेते हैं। तो उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसको हटा देते हैं अपना स्टेटमेंट, हम ये हटा देते हैं, हम ये हटा देते हैं, सब कुछ चीजें क्लियर कर देते हैं। अब आपके सामने परिमेय संख्या व्यवकलन में मैं लिख देता हूं, व्यवकलन में, ये व्यवकलन में। अब परिमेय संख्या जब व्यवकलन में लिखेंगे तो अब यहां पर यह आ गया व्यवकलन, आ गया ना व्यवकलन। अब व्यवकलन में परिमेय संख्या होती है कि नहीं होती है, यह आप मुझे बताइए कि परिमेय संख्या व्यवकलन में होगी कि नहीं होगी। तो यहां पर जो परिमेय संख्या क्या लिखा हुआ है, तो जिनको जैसे मैंने आपको सॉल्व करना बताया था आप इसको वैसे सॉल्व करिए और बताइए कि परिमेय संख्या व्यवकलन में सहचार्य है कि नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए। तो देखिए माइनस में क्या करना है, माइनस में हो जाएगा 1/3 माइनस 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 2 - 5, ठीक है ना। और उसके बाद यहां पर हो जाएगा 5 × 15, 5 का यहां पर करेंगे -3 देन -1/2, ठीक है ना। अब क्या होगा यहां पर 1/3 माइनस, देखिए जब 5 में से 2 को घटाऊंगा तो -3 आएगा, कितना आएगा -3/10, ठीक है। और यहां पे हो जाएगा तो ये 2/15 -1/2, ठीक है ना। अब ये हो जाएगा 1/3 प्लस 3/10 बराबर 2/15 -1/2। चलिए अब क्या होगा, यहां पर ये हो जाएगा 30, है ना, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 10 और 3 × 9 और यहां पर हो जाएगा 15 दूनी 30 और यहां पे हो जाएगा 4 और यहां हो जाएगा 15। चलिए अब यहां पर क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा 9/30 और यहां पर अगर मैं माइनस करता हूं तो जो भी आएगा मेरा आंसर 15 में से 9 को घटाऊंगा, 4 को घटाऊंगा तो माइनस का 11/30 आएगा। तो आप यहां पर देखोगे कि दोनों में से हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारे आंसर यहां पे दोनों क्या है, बराबर नहीं है। बराबर नहीं है तो क्या हो गया, यहां पर हमारा ये जो है परिमेय संख्या व्यवकलन के लिए क्या कर रही है, सहचार्य नियम का पालन नहीं कर रही है। मतलब परिमेय संख्या व्यवकलन में सहचार्य नियम का पालन नहीं कर रही है। तो यहां पर क्या हो गया भाई, नहीं कर रही है। तो अब यहां पर आप लोगों ने देखा कि परिमेय संख्या जो है वो यहां पर प्लस में तो कर रही है, मतलब योग में तो कर रही है, पर व्यवकलन में नहीं कर रही है। तो यहां पर जो सारी जो चीजें जो चल रही हैं, जो हमारी परिमेय संख्याओं के बारे में हम जो संक्रियाएं पढ़ रहे हैं, वो सारी जो चीजें हैं वो किन किन चीजों में किन का पालन कर रही है, किन का पालन नहीं कर रही है, यहां पर हम पूरा प्रैक्टिकली देख रहे हैं और उसको अच्छे से समझ रहे हैं। तो चलिए आते हैं, एक बार देखिए मैं आपको इसका बता दूं एलसीएम कैसे हुआ, किस तरह से किया। देखिए यहां पर हमने 5 दूनी 10 किया तो 2 एकम 2 और 5 एकम 5, सीधा सीधा हो गया। 5 में से 2 को घटाया तो माइनस का 3 आ गया। ऐसे ही मैंने 5 × 15, 5 का गुणा यहां किया, 3 का गुणा यहां किया, 5 में से 3 गया तो 2 बचा, ठीक है ना। अब उसके बाद ये माइनस माइनस प्लस हो गया, 1/3 और 3/10 और यहां पे 2/15 और 1/2 ऐसा का ऐसा ही है। अब उसके बाद यहां पे क्या करेंगे, 10 का गुणा यहां और 3 का गुणा यहां और 3 धाम 30 और 10 और 3 × 9 वो रहा 10 + 9 और 15 × 15 2 दूनी 4 तो 4 - 15/30। तो यहां पर कितना हो गया 19/30 और माइनस का 11/30। यहां पर हमारे दोनों जो आंसर है वो मैच नहीं हो रहे हैं, और तो मैच नहीं हो रहे हैं तो हमारी जो परिमेय संख्या है वो क्या हो गई, यहां पे पालन नहीं कर रही है। चलिए आते हैं, देखते हैं गुणा में परिमेय संख्या करती है कि नहीं करती है। तो चलिए गुणा में एक बार चेक कर लेते हैं, गुणा के लिए क्या होगा हमारी परिमेय संख्या में, गुणा के लिए देखते हैं। तो गुणा में परिमेय संख्याओं के लिए हम लोग देखेंगे कि भाई ये किन किन नियमों का पालन, मतलब इसमें क्रम भी नहीं है, सहचार्य में गुणा का पालन कर रही है कि नहीं कर रही है। तो गुणा में ये रहा हमारा, गुणा में क्या हो जाएगा, चलिए यहां पे हो जाएगा जैसे 1/5 गुणा 3/2 गुणा 1/2। अब यहां पर हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा 1/5 गुणा 3/2 और गुणा 1/2। तो ये कितना हो जाएगा 1/5
ये हो जाएगा 3 और 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 3 5 दूनी 10 और 1/2, तो ये हो जाएगा 3 5 चौको 20, और ये हो जाएगा 3 5 चौको 20। देखा आप लोगों ने कि यहां पर सीधा सीधा जब हमने गुणा किया तो हमारा ये दोनों पक्ष हमारे बराबर में आ गए। मतलब इसका मतलब क्या हो गया कि परिमेय संख्या गुणा में सहचार्य होती है। तो यहां पर परिमेय संख्या गुणा में सहचार्य होती है, तो यहां पर हम लोगों ने जब गुणा करके देखा था हमारे दोनों पक्ष क्या आ गए, बराबर आ गए। अब जब दोनों पक्ष बराबर आ गए तो समझ लीजिए कि हां परिमेय संख्या गुणा में सहचार्य होती है। तो यहां पर व्यवकलन में नहीं हो रही है ना, हमारी गुणा प्लस में हो रही है, मतलब योग में हो रही है, व्यवकलन में नहीं हो रही, गुणन में हो रही है। अब एक बार चेक कर लेते हैं क्या भाग में होती है, तो चलिए भाग में चेक कर लेते हैं। तो भाग के लिए यहां पर हम लोग लिख लेते हैं जैसे a भाग b, इसको ऐसा लिख लेते हैं a भाग b भाग c, और यहां पे हो जाएगा a भाग b ए भाग बी भाग सी, ये हो गया है ना। अब देखिए भाग का अगर मैं आपको क्लियरली बताऊं तो भाग का मतलब ये होता है कि भाई अगर मैं इसको ऐसे यहां पे समझाऊं तो जैसे लिखा है 2/3 भाग 1/2 भाग 3/2 बराबर 2/3 भाग 1/2 भाग 3/2। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे 2/3 तो ऐसा कैसा लिखा देते हैं, इसको सॉल्व करते तो 1/2 और ये गुणा में हो जाएगा 2/3। यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2/3 है, तो ये कितना हो जाएगा 2/1, और ये हो जाएगा भाग में 3/2। तो आप अभी ऐसा कैसा लिखा रहने दीजिए। यहां पे 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया 2/3 भाग 1/3। यहां कितना हो जाएगा 4/3 भाग 3/2। ठीक है, अब ये हो जाएगा 2/3, तो गुणा में हो जाएगा 3/1, 4/3 गुणा में 2/3, ये हो गया। अब देखिए यहां पे 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, यहां बटा 2/1 और यहां पे 4 दूनी 8/9। तो यहां पर आपने देखा कि हमारे दोनों ही पक्ष क्या हो गए, बिल्कुल अलग अलग हो गए। मतलब यहां पे भाग में नहीं कर रही है, ठीक है ना, भाग में ये नहीं कर रही है। तो भाग में नहीं करने से हमें क्या समझ में आया कि भाई जब हमारी जो परिमेय संख्या है वह व्यवकलन में कर रही है सहचार्य नियम, व्यवकलन में वो सॉरी जो परिमेय संख्या है वो योग में सहचार्य नियम का पालन कर रही है, व्यवकलन में नहीं कर रही है, गुणा में कर रही है, पर भाग में नहीं कर रही है। तो यहां पर अब हम इसको एक टेबल के रूप में समझते हैं। कैसे, चलिए यहां पर हम टेबल के रूप में समझेंगे कि संवृत्त के अंतर्गत यहां पे हम लोग देखेंगे कि संवृत्त के अंतर्गत परिमेय संख्या योग के लिए तो थी, व्यवकलन के लिए थी, पर गुणा के लिए भी थी और भाग के लिए नहीं थी। लेकिन ये नहीं क्यों है, क्योंकि इसमें 0 को शामिल किया गया है, 0 को शामिल किया गया है, 0 को शामिल किया है, शामिल किया है। यहां पर क्या किया है, 0 को शामिल किया है परिमेय संख्याओं ने, है ना। अगर यहां पर 0 को शामिल किया है तो समझ जाइए कि परिमेय जो संख्या है वो यहां पे संवृत्त में ऑलमोस्ट सभी जगहों पे पालन कर रही है। अगर 0 को इंक्लूड कर नहीं करूं तो फिर परिमेय संख्या यहां पर भाग के लिए भी क्या हो जाएंगी, संवृत्त हो जाएंगी। अगर मैं सेकंड वाले की बात करूं, सेकंड हमने क्या पढ़ा था, सेकंड पढ़ा था क्रम विनिमय नियम। तो क्रम विनिमय में क्या था कि परिमेय संख्या योग में तो कर रही थी, व्यवकलन में नहीं कर रही थी, ठीक है ना, गुणन में कर रही थी पर भाग में नहीं कर रही थी, ठीक है, भाग में यह नहीं कर रही थी, जो कि हम लोगों ने अपने रिजल्ट में भी देखा। ये टेबल के रूप में हम इसको समझ रहे हैं। आगे आता है कौन सा, आगे आता है सहचार्य। तो सहचार्य में क्या कर रही थी, योग के लिए कर रही थी, व्यवकलन के लिए नहीं कर रही थी, गुणन के लिए कर रही थी और भाग के लिए नहीं कर रही थी। तो यहां पर हमने टेबल के रूप में समझा, जिसको समझ पाना बहुत आसान है टेबल के रूप में, और हमने इनको प्रैक्टिकली भी करके देखा तो हमको समझ में आया कि जो परिमेय संख्या के जो गुणधर्म है वो संवृत्त में, सहचार्य में और उसके बाद क्रम विनिमय में किन किन शर्तों पर योग, व्यवकलन, गुणन और भाग का पालन करती है। तो यहां पर हमारा जो परिमेय संख्या है वो हमारा यहां पर उनके जो गुणधर्म है वो होते खत्म, कुछ गुणधर्म और रह गए। चलिए उनको और करते हैं गुणधर्म को। यहां पर लिखा है वितरण नियम, ठीक है ना, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इनमें क्या होता है आप लोग एक बार देख रहे हैं, फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं।
देखिए इसको वितरण नियम भी बोल सकते हैं या अपना जो है वितरकता भी बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है। तो चलिए इसके अंदर करते क्या है, इसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब क्या होता है, जैसे यहां लिखा है ए और ये बी प्लस सी है, तो यहां पे ए को बी के साथ और ए को सी के साथ क्या कर देते, डिस्ट्रीब्यूटिव कर देते, कहते ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अगर ये परिमेय संख्याओं में आती है तो इसको कैसे करेंगे, चलिए आइए इनको परिमेय संख्या में बताते हैं। मान के चलिए 2/5 है और अंदर लिखा हुआ है 4/5 प्लस 3/7। चलिए ये लिखा हुआ है, तो इसको मुझे क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूट का मतलब ये हो जाएगा 2/5 गुणा 4/5 और बीच में अगर प्लस का निशान है तो 2/5 गुणा 3/7। तो हमने क्या करा, 2/5 को इसके साथ और इसके साथ क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सेम फॉलो होता है माइनस के साथ। तो ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। तो यहां पर 2/5 अगर मैं लिखता हूं तो यहां पर हो जाएगा 4/5 माइनस 3/7 और यहां ये हो जाएगा 2/5 गुणा 4/5 माइनस 2/5 गुणा 3/7। अगर आपको क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में दिया जाता है, इस फॉर्म में दिया जाता है, तो फिर हमको इस फॉर्म में लाके उसको सॉल्व करना पड़ता है और बताना पड़ता है कि यहां पर हमने कौन सा नियम लगाया, वितरण नियम या वितरकता नियम जो लगाया है, वहां पर हमको वो नियम बताना भी पड़ता है। तो यहां पर हमने एक नियम और सीखा जो बहुत ही अच्छा है, जो बहुत ही काम में आने वाला है, जिसको हमने बहुत अच्छे से समझ भी लिया। चलिए आते हैं ये दोनों नियम की तरफ। अगर आगे इसके रिलेटेड जो भी क्वेश्चन दिए रहते हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए अब हमारा जो रिवीजन है उसको हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमने रिवीजन के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन लिए हैं और उनको हमें सॉल्व करना है। चलिए आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहां पर दिया है शून्य का नियम, जिसको कहते हैं योज्य तत्समक। ठीक है, यहां पर परिमेय संख्याओं के लिए शून्य योज्य तत्समक है। मतलब अगर परिमेय संख्याओं को आप 0 से प्लस करोगे तो आंसर भी एक परिमेय संख्या मिलेगा, जैसा कि हमारे यहां पर दिया हुआ है। या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं कि 2/5 प्लस 0, तो आंसर क्या मिलेगा, 2/5। इसको कहते हैं योज्य तत्समक, जिसका इसको शून्य का नियम भी कहते हैं कि यहां पर अगर हम 0 के साथ किसी संख्या का प्लस करते हैं तो आंसर भी हमें क्या मिलता है, एक परिमेय संख्या ही मिलता है। तो यहां पर हमारा ये जो नियम है आप बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि क्या होता है, हमें एक क्वेश्चन में पूछा जाता है, भाई हमें सही गलत फिल इन द ब्लैंक्स में सारी पूछे जा सकती है, इसलिए आप इनको बहुत अच्छे से अपने दिमाग में बिठा के रख लीजिए। तो ये हो जाता है योज्य तत्समक। अगला जो नियम है वो है हमारा गुणात्मक तत्समक, जिसको कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी, है ना, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जिसमें होता है, जिसको कहते हैं शून्य का नियम। अगर परिमेय संख्याओं के साथ मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, सॉरी, उसको कहते हैं हम लोग एक। मतलब क्या होता है कि हम परिमेय संख्याओं से किसी भी संख्या का गुणा करते हैं, एक से हम परिमेय संख्या का गुणा करते हैं, मतलब 2/5 से हम किसी भी परिमेय संख्या, मतलब एक से हम 2/5 का गुणा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 2/5 ही मिलता है। मतलब एक से हम 2/5 का, मतलब एक से गुणा करना परिमेय संख्या का, तो हमको क्या मिला, गुणात्मक तत्समक। मतलब क्या होता है, एक से परिमेय संख्या का गुणा करना। ठीक है ना, एक से परिमेय संख्या का गुणा करना। तो एक से हम परिमेय संख्या गुणा करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा, एक परिमेय संख्या ही मिलेगा। तो यहां पर हम लोग अपने चैप्टर के अंदर ये सारी चीजें भी देखेंगे। आप लोग समझ जाना कि इसको हम लोग एक का नियम या गुणात्मक तत्समक भी कहते हैं कि परिमेय संख्याओं को किसी संख्या से गुणा करते हैं तो आंसर भी, मतलब एक से अगर गुणा करते हैं तो आंसर भी एक परिमेय संख्या ही मिलता है। तो यहां पर हमें एक नियम पता पड़ा, एक पढ़ा हमने योज्य तत्समक, एक है गुणात्मक तत्समक। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहां से हमारे क्वेश्चन की शुरुआत हो जाती है और शुरुआत करने के पहले एक शंखनाद भी कर सकते हैं कि हाँ भाई अब रिवीजन का स्टार्ट होगा, क्योंकि मैंने इसके पहले जो क्वेश्चन में लिया था वो सारा एक रिवीजन, मतलब सारा एक कॉन्सेप्ट था जिसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, क्योंकि कॉन्सेप्ट के बिना हमारा जो चैप्टर है वो अधूरा है। इसलिए हमने कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। यहां पर हमें दिया हुआ है क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए क्या दिया हुआ है, देखिए यहां पर दिया है 5/12 प्लस माइनस 3/8 प्लस माइनस 7/16 प्लस 25/12
12, है ना। देखिए यहां पर आपके सामने जो क्वेश्चन लिखा हुआ है, आप इसको सॉल्व करने के लिए यहां पर आप लोग अपना तरीका अपना सकते हो, लेकिन मैं इसको शॉर्ट करने का आप ऐसा आसान तरीका ढूंढो ताकि ये बिना किसी दिक्कत के सॉल्व हो जाए। सॉल्व तो ये ऐसे भी हो सकता है, ठीक है, सॉल्व तो ये ऐसे भी हो सकता है, लेकिन मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस करके, हो सकता है इसके अंदर मैं कुछ चेंजेस करूं, चेंजेस करने के बाद मैं इसको सॉल्व करूं तो कितना अच्छा हो जाएगा। देखिए आपको ये क्वेश्चन देख के क्या समझ में आ रहा है, मैं किनको साथ में लिख सकता हूं और किसको अलग लेकर सॉल्व कर सकता हूं। देखिए आपने देखा होगा यहां पर हर में ये भी 12 है और ये भी 12 है, तो क्यों ना सबसे पहले या मैं इनको साथ में ले लूं और इनको मैं साथ में ले लूं। जैसे लिखा है -3/8 प्लस -7/16, थोड़ा छोटा लिख लेते हैं, बहुत बड़ा हो रहा है ना। तो यहां हो जाएगा -3/8 प्लस -7/16। इसको आप ब्रैकेट में रखिए ताकि ज्यादा अच्छा रहेगा ब्रैकेट में रखने पर, और यहां हो जाएगा ये बड़ा ब्रैकेट, ठीक है ना। और उसके बाद यहां पर आप इनको भी लिख लीजिए 5/12 प्लस 25/12। अब ये क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, व्यवस्थित हो गया। क्या हो गया, ये क्वेश्चन हमारा व्यवस्थित हो गया। अब देखिए सबसे पहले क्या है, यहां पर -3/8 प्लस -7/16, ठीक है, और यहां पर भी मैं 5/12 प्लस 25/12 ऐसा का ऐसा लिख देता हूं, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर 8 और 16 का मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा। ध्यान रखना कभी भी यहां पर ऐसी संख्या हो जो टेबल में 1 के आती हो, जैसे 8 के पहाड़े में 8 भी आता है और 16 भी आता है, तो जो बड़ी संख्या होती है ना, एलसीएम हमेशा वही आएगा, ध्यान रखिएगा ये चीज, ठीक है। आप चाहे लेकर भी देख लो, यहां पर जैसे 8 है और 16 है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, फिर हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 चौको 8, फिर हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर ये पे 2। अब आप जब मल्टीप्लाई करोगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, तो हमारा एलसीएम क्या आया, 16 ही आया ना। चलिए अब यहां पर क्या हो गया, देखिए यहां पर मैं एक चीज और बता दूं कि ये जब ब्रैकेट ओपन हुआ तो माइनस प्लस यहां पे माइनस हो गया, ठीक है ना। चलिए अब 16 का 8 से करते हैं भाग। 8 के पहाड़े में 16 कितनी बार में आता है, 2 बार में, उस 2 का गुणा 3 में कर देते, 2 तिया हो जाएगा 6। चलिए ये हो जाएगा। उसके बाद 16 का जब 16 में डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा, मतलब भाग करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का जब 7 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 7, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद यहां पर हम जानते हैं कि हमारे हर में 12 और ये भी 12 है, तो ध्यान रखना कभी भी अगर हर में दोनों संख्याएं समान होती हैं तो यहां पर वो एक ही संख्या आ जाती है, ठीक है ना। 12 का 12 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 5 में गुणा करेंगे 1 का तो 5 ही आएगा। उसके बाद 12 का 12 में हम लोग गुणा भाग देंगे तो 1 आएगा, और 1 का 25 में गुणा करेंगे तो 25 ही आएगा। तो यहां पर हम लोगों का आधे से ज्यादा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब क्या करना है, केवल प्लस माइनस करना है। तो 16 और 7 कितने होते हैं, तो यहां पे वो 6 और 7, तो 6 और 7 कितने हो जाएंगे, है ना, 8 9 10 11 12 13, तो कितना हो जाएगा, माइनस का 13/16 प्लस, और ये हो जाएगा 30/12, ठीक है ना। तो यहां पर 25 और 5 30 होता है। अब देखिए यहां पर 16 और 12 फिर आ गया। अब 16 और 12 का हम फिर से ले लेते हैं एलसीएम, तो कितना हो जाएगा, देखिए यहां है 16 और ये है 12, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, फिर करेंगे 2 चौको 8, 2 तिया 6, फिर 2 से करेंगे तो 2 और ये हो जाएगा 3, फिर 2 से करेंगे तो 1 और ये 3, फिर 3 से करेंगे तो 1 बार हो जाएगा। तो अब देखिए यहां पर कितनी बार आ जाएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया 48, यहां पे एलसीएम कितना आ गया, 48, कितना आ गया, 48, ठीक है ना। हमने क्या करा, जब तक 2 से भाग जा रहा था जब तक 2 तक किया, फिर यहां पे 2 से भाग खत्म हो गया तो फिर जो 3 बचा तो 3 के पहाड़े में 3 ही आता है, ठीक है ना। तो यहां तक यह होगा, ये कहानी खत्म। अब 48 और 16, तो 16 के पहाड़े में 48 कितनी बार में आता है, 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48, और 13 का 3 में जब गुणा करेंगे तो 13 तिया 39। 12 के पहाड़े में हम लोग 48 कितनी बार में लाते हैं, 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48, और 4 में 3 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 120। चलिए अब क्या करेंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 120 में से 39 को कर देंगे माइनस, तो 10 में से 9 गया, 1 बचा, 11 में से 3 गया, 8 बचा, तो कितना हो गया, 81/48।
कितना आ गया 81/48, वो भी काहे का आया, वो भी प्लस का आया। अब देखिए 81 और 48 कौन से पहाड़े से आसानी से जा सकता है भाई, मुझे तो लग रहा है कि ये भी 3 से जा सकता है और ये भी 3 से जा सकता है। देखिए 81 और 3 के पहाड़े से करूंगा तो 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, कितनी बार में कटा, 27 बार में। और ऐसे ही 48 कितनी बार में जाएगा, तो भाई 3 एकम 3, 3 चंग 18, तो ये जाएगा, तो 27/16 मेरा इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो देखा आप लोगों ने, हमने अपने क्वेश्चन को कैसे बांट कर, मतलब हमने इसको कैसे एडजस्ट करके हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया और यहां पर आपके सामने पूरा आंसर भी लेकर आ गए। तो यहां पर क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो इजी, बट थोड़ा सुविधाओं का ध्यान रखिएगा, कभी असुविधा नहीं हो जाए, क्योंकि असुविधा हो जाएगी तो असुविधा के लिए कुछ नहीं हो सकता, क्वेश्चन गलत ही होगा, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा ये क्वेश्चन होता है खत्म। ये रिवीजन में मैंने इसलिए लिया है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपको रिवीजन में ज्यादा दिखेंगे, क्योंकि हमारे इस चैप्टर में हमारे अध्याय 1.1 के अंदर प्रश्नावली तो एक ही है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पूछे जाने वाले जो क्वेश्चन है वो आपके सामने यही है। तो चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। यहां पर दिया है निम्नलिखित के योज्य प्रतिलोम। देखिए योज्य प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, यहां पर मुझे इस ऐसी संख्या से इसको अगर माइनस है तो प्लस से, या प्लस है तो माइनस से अगर मैं जोड़ूं या घटाऊं तो आंसर मुझे क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए। वैसे जैसे ये लिखा हुआ है a प्लस माइनस ए बराबर 0, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस ए बराबर 0, तो कैंसिल होकर यहां पे 0 ही आएगा। मतलब यहां पर मैं ऐसी संख्या ढूंढूंगा कि अगर उसी संख्या से अगर मैं इसको प्लस करूं या माइनस करूं तो आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। चलिए तो अब यहां पर हम योज्य प्रतिलोम की बारे में बात करते हैं। तो पहला है -9/13 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम 9/13 है। कैसे हुआ, देखिए -9/13 है प्लस 9/13 है, माइनस प्लस कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया, 0 आ गया। तो यहां पर इसका ये योज्य प्रतिलोम कितना है, 9/13। ऐसे ही यहां पर दूसरा दिया हुआ है 12/25 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। तो यहां पर इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा -12/25, ठीक है ना। इसका प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। योज्य प्रतिलोम मतलब प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, उल्टा। तो अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो ये योज्य प्रतिलोम का उदाहरण हो गया। मतलब एक तरह से योज्य प्रतिलोम क्या होता है ये मैंने आपके सामने बता दिया। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। हल कीजिए, यहां पर मुझे हल करना है। अब यहां पर आपको हल में मेरे दिमाग में एक युक्ति सूझ रही है, मतलब मुझे समझ में आ गया है कि क्वेश्चन में क्या चीज है। देखिए मैं आपको बता देता हूं, देखिए यहां पर भी 3/5 है और यहां पर भी 3/5 है। अब आपको दोनों तरफ देख के कुछ समझ में आ रहा है, आपको यहां पे कौन सा वितरण नियम या वितरकता जी जो नियम है वो यहां पर यूज हो रहा है ना। देखिए हमारा वो नियम क्या होता है, सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, 2/7 गुणा माइनस का 3/5 माइनस का 1/12 माइनस का 3/5 गुणा में 4/7। देखिए यहां पर आपको, यहां पर 3/5 और 3/5 आप लोगों को यहां पर दिख रहा है, तो क्यों ना सबसे पहले मैं 2/7 गुणा माइनस का 3/5 माइनस का 3/5 गुणा 4/7 और माइनस का 1/12, यहां पर मैंने इसको ऐसे एडजस्ट करके लिख दिया, ठीक है ना। वो क्यों लिखा अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए यहां पर 2/7 माइनस का 3/5 माइनस का 3/5 इंटू 4/7। अब आपने देखा होगा यहां पे 3/5 हो रहा है, तो क्यों ना मैं इसको माइनस के 3/5 को बाहर निकाल लूं, तो अंदर मेरे पास बचेगा 2/7 प्लस 4/7 माइनस का 1/12। देखिए ये मेरा कौन सा नियम है, यहां पर मेरा यूज हो रहा है वितरण नियम। कौन सा, वितरण नियम, जिसको कहते हैं वितरता भी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं जिसको, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, है ना। देखिए अगर मैं इसका गुणा इसके साथ करूंगा तो माइनस का 3/5 गुणा 2/7 और माइनस का जब प्लस में गुणा करूंगा तो 3/5 गुणा 4/7।
देखिए यही चीज मेरी वापस से बन रही डिस्ट्रीब्यूट करके, आया समझ में, डिस्ट्रीब्यूट करके मेरी चीज फिर से बन रही है, इसलिए मैंने माइनस के 3/5 को मैंने क्या कर लिया, बाहर कर लिया। ये कौन सा नियम होता है बता देता हूं, ए ये हो जाएगा बी प्लस सी, जिसका हम करते हैं ए बी प्लस ए सी, है ना, जिसको हम कौन सा नियम कहते हैं, वितरण नियम या वितरकता या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। चलिए अब आते हैं इसको सॉल्व करने की बारी। तो ये हो जाएगा माइनस का 3/5, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहां पर 7 तो हो जाएगा, क्योंकि दोनों हर में क्या है, एक ही संख्या है, और ये हो जाएगा 4 + 2, और यहां पे हो जाएगा माइनस का 1/12, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, यहां पे हो जाएगा 4 और 2 6, कितना हो जाएगा 6 और 7, माइनस का 1/12। चलिए यहां पर हमारे सामने ये क्वेश्चन आ गया, इसको सॉल्व हमने किया, है ना। देखिए ये दोनों के हर में 7 था, और ये 2 और 4 हो गया 6, और माइनस का 1/12 तो 7 पे चल रहा था। चलिए अब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 6 × 18, क्या हो जाएगा ये 6 × 18, और 5 × 7 = 35, और ये हो जाएगा माइनस का 1/12, ठीक है। अब आपके सामने क्या हुआ, 6 और 3 का गुणा कर दिया, 7 और 5, 7 × 5 = 35, माइनस का 1/12 आपके सामने चल ही रहा था। चलिए अब आता है 35 और 12 का एलसीएम लेना। तो चलिए 35 और 12 का एलसीएम तो कैसे लेंगे, किस तरह से लेंगे, या आप लोग एक काम करिए, आप लोग 35 और 12 का गुणा कर दीजिए। तो देखिए 35 और 12 का गुणा करते हैं तो 12 × 5 = 60, 60 की 0 हासिल का 6, ठीक है, 12 × 5 = 60, 60 की 0 हासिल का 6, 12 × 12, 12 × 2 = 24, 12 × 3 = 36, 36 और 6 42, ठीक है, 37, 38, 39, 40, 41 और 42, 420। तो इन दोनों का गुणा कितना आ गया, 420। चलिए ये हो गया 420। अब क्या करते हैं, अब देखिए इन दोनों का गुणा तो हो गया, इन दोनों का गुणा तो हो गया, अब क्या करेंगे, 12 का गुणा 18 में करेंगे, और 35 का गुणा 1 में कर देंगे। इसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हिंदी में कहते हैं त्रियक गुणा, ठीक है ना। अब 12 और 18 गुणा कर देंगे तो यहां पे हो जाएगा 12 × 18, ठीक है ना। अब यहां पर या तो 18 × 12 या 12 × 18, आप लोग जैसा आपको करना है वैसा हो जाएगा। चलिए यहां पर हो जाएगा 2 × 8 = 16, 16 की 6 हासिल का 1, 2 × 1 = 2 और 1 3, और यहां पर 1 का गुणा 8 में करेंगे, ये तो आ जाएगा 8 और 3 11, 11 की 1 हासिल का 1, आ जाएगा 216। तो यहां पे आ जाएगा हम लोग माइनस का 216 और माइनस का 35, और यहां पे आ जाएगा 420, ठीक है ना, माइनस का 216 और 35, ठीक है ना। अब क्या करेंगे भाई, 35 का मतलब 216 और 35 को कर देंगे प्लस, तो 6 और 5 11 की 1 हासिल का 1, 3 और 1 4 और 1 5, माइनस का 251/420, माइनस का 251/420, ये मेरा आंसर आ गया इसको सॉल्व करने पे। और हमने कौन से नियम लगाए, मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज किया, ये सारा आप लोगों के सामने मैंने मतलब बताया। इसको कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस माइनस का ध्यान कैसे रखते हैं, और हमारा जो आंसर तक हम लोग कैसे पहुंचे, ये भी आप लोगों ने उसको देखा। तो देखा आप लोगों ने, क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत इजी है, बट आप लोगों को ध्यान रखना है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या यूज करना है, और उसको कहां तक बढ़ाना है, और आंसर तक हमें ले जाना है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्न में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। देखिए योज्य प्रतिलोम क्या होता है ना, योज्य प्रतिलोम क्या होता है, योज्य प्रतिलोम का मतलब ये होता है, और उसके बाद यहां पर आपका जो क्वेश्चन दिया रहता है। देखिए अभी हमने 2-3 चीजें पढ़ी हैं, योज्य प्रतिलोम पढ़ा है, योज्य तत्समक पढ़ा है ना। उसके बाद यहां पर जो आपका गुणात्मक तत्समक है, गुणात्मक गुणात्मक प्रतिलोम भी आएगा, जिसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये सारी चीजें आप लोगों के सामने दी हुई हैं। तो सबसे पहले यहां पर दिया है, निम्न में से प्रत्येक के लिए योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब योज्य प्रतिलोम का मतलब यहां पर आपके क्वेश्चन में होता है कि जैसे यहां पर एक ऐसी संख्या लेना जिसका मुझे आंसर क्या मिल जाए, 0 मिल जाए। जैसे यहां पर पहला लिखा है 2/3 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3 हो जाएगा। मैंने बताया था ना, योज्य प्रतिलोम का मतलब ऐसी संख्या यहां पर देखना जिसका मुझे आंसर क्या मिले, 0 मिले। तो 2/3 है,
प्लस के 2/3 से माइनस का 2/3 कर दूंगा तो आंसर कितना मिल जाएगा 0, क्योंकि यहां पर मुझे प्लस दिया था तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा माइनस का 2/3। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद जो सेकंड दिया है 25/9 का योज्य प्रतिलोम कितना है माइनस का 25/9। ठीक है, यहां पर देखिए 25/9 प्लस का दिया था तो उधर जाके माइनस का 25/9 हो गया। ऐसे ही तीसरा जो है या पांचवा जो क्वेश्चन है वो दिया है 0 का योज्य प्रतिलोम। 0 का योज्य प्रतिलोम 0 ही होगा। क्या होगा 0 ही होगा। ठीक है ना। तो भाई 0 का कोई प्रतिलोम होता ही नहीं है भाई, 0 का मतलब 0, क्योंकि 0 माइनस में तो हम लोग लिखते नहीं है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा इसका योज्य प्रतिलोम भाई, क्योंकि 0 ही है ना, आंसर 0 चाहिए तो 0 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा। तो चलिए यहां पर हमारे जो तीनों क्वेश्चन है यहां पर उनको लिखने का जो तरीका ऐसा है, तो मैंने उसको बता भी दिया कि उसको कैसे करते हैं और योज्य प्रतिलोम से 0 कैसे आता है, ये भी हमने यहां पर कर लिया है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से वही योज्य प्रतिलोम निकालना है। तो यहां पे छठा क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ है भाई छठा क्वेश्चन, -5 और -7। देखिए माइनस से माइनस तो हो गया कैंसिल, तो 5/7 का योज्य प्रतिलोम, तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा -5/7। मैं फिर बता रहा हूं 5/7 है तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा -5/7, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है ये। ठीक है ना। तो यहां पर अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा 5/7 -5/7, तो ये कैंसिल होकर आंसर कितना आ जाएगा 0। तो भाई इसलिए योज्य प्रतिलोम में वो संख्या ढूंढना पड़ती है जो उसके प्रतिलोम हो, मतलब जो उसके उल्टी हो, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। ठीक है ना। ऐसे ही आठवां जो क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है -2/15 का योज्य प्रतिलोम इसका योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा 2/15। ठीक है, इसका जो प्रतिलोम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 2/15 हो जाएगा। तो यहां पर हमने देखा कि ये जो प्रतिलोम है, योज्य प्रतिलोम है, इसको सॉल्व कैसे करते हैं और इनका करने का तरीका क्या होता है। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि अब अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है। चलिए आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। यहां पर दिया है निम्नलिखित सारणी के खाली स्थान को भरिए, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, अब हम उसकी बात करते हैं। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब यह होता है कि अगर मुझे 2/7 दिया है, 2/7 दिया है तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा 7/2। मतलब मुझे फाइनली आंसर कितना मिलना चाहिए 1 मिलना चाहिए। ठीक है, जैसे ए दिया हुआ है, ए का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है 1/a। मतलब जब मैं a का 1/a से गुणा करूंगा तो ये कैंसिल होकर आंसर क्या मिल जाएगा मुझे 1 मिल जाएगा। तो गुणात्मक प्रतिलोम मतलब गुणात्मक मतलब गुणा साथ में प्रतिलोम, तो प्रतिलोम का मतलब उल्टा। ठीक है ना। तो यहां पर गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में बात करेंगे तो यहां पर 5/4 है तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 4/5। ठीक है, यहां पे 4/-7 है तो इसका गुणा क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम 7/-4। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो 5/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/5। -1 का गुणात्मक प्रतिलोम -1 ही होगा। ठीक है ना, -1 ही होगा। ठीक है ना। तो यहां पर ये जो क्वेश्चन थे यहां तक तो इतने थे, आगे देखते हैं और क्या दिया हुआ है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। देखिए यहां पर 1 और 2 क्वेश्चन दिए हैं, मुझे इनमें उचित गुणधर्म का उपयोग करके मुझे इसमें सॉल्व करना है और देखना है कि इसके अंदर कौन सा गुणधर्म यूज हो रहा है। तो पहला क्वेश्चन हम आते हैं 4/3। पहला जो क्वेश्चन है वो है 4/3
प्लस 3/5 प्लस माइनस का 2/3 प्लस माइनस का 11/5, ये दिया हुआ है। अब आपको क्या नजर आ रहा है, ये क्वेश्चन को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? अभी देखिए थोड़ी देर पहले हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करने में क्या देखा था? देखिए यहां पर भी 3 है और यहां पर भी 3 है, यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है। तो क्यों ना इस क्वेश्चन के अंदर मैं एडजस्टमेंट करूं। एडजस्टमेंट मतलब क्या हो जाएगा, ये देखिए 4/3 प्लस माइनस 2/3 प्लस 3/5 प्लस माइनस 11/5। ये क्वेश्चन को मैंने ऐसे लिख लिया क्योंकि यहां पे मेरे को दोनों के आधार जो हैं वो एक एक हो गए, इसके भी आधार एक हो गए, इसके भी आधार एक हो गए। अब आप क्या कर सकते हैं मुझे बताइए जल्दी से, इसके अंदर अब हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए अब इसको थोड़ा सा सिस्टमैटिक लिख लेते हैं, क्योंकि अगर हम लोग सिस्टमैटिक लिखेंगे तो ही हम लोग अपने प्लस माइनस में गलती नहीं करेंगे। तो चलिए मैंने एक बार इसको ऐसा करके दिखा दिया है, पर मैं इसको ऐसा आपके सामने लिख के दिखाता हूं ताकि आप लोग भी सेम इंस्ट्रक्शंस फॉलो करें। तो यहां पर हो जाएगा 4/3 प्लस माइनस का 2/3 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। 4/3 माइनस का 2/3 था, तो मैंने क्या करा, माइनस के 2/3 को ब्रैकेट में लिख लिया ताकि जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, ठीक है ना। और यहां पर दिया है प्लस 3/5 प्लस माइनस का 11/5। सेम प्रोसेस हमने इसके साथ भी करी है। अब हमारी जो अगली स्टेप आएगी वो क्या आएगी, आप लोग देख सकते हैं। तो यहां पर आ जाएगा 4/3 प्लस माइनस माइनस 2/3 और यहां पर हो जाएगा 3/5 प्लस माइनस माइनस 11/5। ये हो गया, ठीक है ना। अब आपको बिल्कुल क्वेश्चन की जो स्थिति है वो बिल्कुल आपको सही समझ में आ रही होगी। आप देखिए दोनों के यहां पर हर क्या है, बिल्कुल इसका हर एक है, इसका हर एक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर मैं लिख लूंगा 3 तो आ ही जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है ना। और उसके बाद हम यहां पे ब्रैकेट हटा देंगे दोनों को माइनस करने के बाद, और यहां पे आ जाएगा 5, ठीक है ना। और 11 में से 3 को घटाएंगे, या तो एक काम करिए है ना, 11 में से जब 3 को घटाएंगे तो यहां पे लिख लीजिए 3 माइनस 11। मैं इसको ऐसा लिख लेता हूं, ठीक है ना, इसको 4 माइनस 2 लिख लेता हूं और इसको लिख लेता हूं 3 माइनस 11, ठीक है ना। अब और क्लियर समझ में आ रहा हूं क्वेश्चन। चलिए 4 में से 2 गए तो 2 बचा, 2/3 प्लस उसके बाद 3 में से 11 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 8/5 आ जाएगा, माइनस का 8/5, ठीक है ना। वो मैं इसलिए आपको बार बार लिख के दिखा रहा हूं ताकि आप लोग प्लस माइनस की गलती ना करें, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/3 माइनस 8/5, ये हो गया, ठीक है ना। अब देखिए 5 या 15, वही चीज जब डिनोमिनेटर में, मतलब जब हमारे हर में दोनों संख्या अलग अलग होती है तो उसको सबसे अच्छा सॉल्व करने का तरीका 5 या 15, 5 दूनी 10, ऐसा कर लो, 5 दूनी 10 और 8 या 24, ऐसा, ठीक है ना। मतलब तिर्यक गुणा, 5 का गुणा या 3 का गुणा यहां पे, तो हो जाएगा 5 दूनी 10, 8 या 24/25। तो 24 में से हम 10 को घटाएंगे तो माइनस का 14/15। ये मेरा फाइनली आंसर आ गया इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया मैंने, इसको कैसे एडजस्ट किया है ना, और यहां पर हम लोगों ने क्या करा, एडजस्ट करने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। और उसके बाद यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर हम लोगों ने वही एक तरह से जो नियम का यूज किया वो एक तरह से कौन सा है, वितरण नियम ही यूज हुआ यहां पर, क्योंकि हमने क्या करा, सबको बांटा अलग अलग, ठीक है ना। मतलब हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, मतलब हमने क्या करा, इनको अलग अलग रखा और हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो यहां पर आप लोगों को क्वेश्चन अच्छे से समझ में भी आया और यहां पर हमने फाइनल आंसर तक भी पहुंच गए। अब आते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में दिया है, सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को समझ लीजिए। यहां पर हमें दिया है 2/5 गुणा में माइनस का 3/7 माइनस का 1/6 गुणा में 3/2 प्लस 1/14 गुणा में 2/5। देखिए आपको यहां पर क्वेश्चन के अंदर आपको देख के समझ में आ जाना चाहिए कि यहां पर 2/5 के साथ गुणा में ये है और 2/5 के साथ गुणा में आपके सामने ये है। तो पहले मैं इनको साथ में लिख लेता हूं, जो कि हमारा नियम हो जाएगा वो हो जाएगा वितरण नियम। तो यहां पर हो जाएगा 2/5
गुणा -3/7 प्लस 1/14 गुणा 2/5। ये तो हो गया हमारा एक अलग कॉन्सेप्ट, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो माइनस का 1/4, 2 दूनी 4, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर समझ में आ रहा है। अब यहां पर 2/5 को मैं ले लेता हूं बाहर, अंदर कितना बचेगा, अंदर मेरे पास बचेगा -3/7 प्लस 1/14 और माइनस का 1/4, जो हमने कौन से नियम से करा, जो है वितरण नियम। यहां पे लिख दीजिए वितरण नियम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब यहां पर हमने -3/7 हो गया, 1/14 हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलिए यहां पे इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2/5 है ना। देखिए ये है 7 और 14, तो 7 के पहाड़े में 7 भी आता है, 14 भी आता है, तो यहां पर मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है। 14 का जब 7 में भाग देंगे तो 7 के बारे में 14 कितनी बार में आता है, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, और 2 का गुणा करेंगे 3 में तो माइनस का 6, ठीक है ना। और उसके बाद हम लोग जब 14 का भाग 14 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 1 में, मतलब 1 का हम लोग गुणा करेंगे 14 में तो हमको 14 ही मिलेगा, तो यहां पर आ जाएगा 14, ठीक है ना। और माइनस का 1/4 है वो यहां पर ऐसा का ऐसा रहेगा। चलिए यहां तक आया क्वेश्चन समझ में आप लोगों को। अगर आ गया है तो हम लोग अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगर ये समझ में नहीं आया है तो दोबारा से बता देता हूं। देखिए -3/7, यहां पे 2/5 बाहर निकल गया, तो कौन से नियम से एक बार बता देता हूं। यहां पे ए, यहां है b प्लस सी, तो a का गुणा b से और a का गुणा c से, जिसको कहते हैं कौन सा नियम, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पर हमने वो नियम लगाया, ठीक है। तो यहां पर इसको सॉल्व किया, 7 और 14 में से एलसीएम आ गया 14, ठीक है। 7 के पाले में 14 कितनी बार में आता है, 2 में, तो 2 का गुणा हमने 3 में किया तो माइनस का 6, 14 का भाग 14 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो, मतलब 1 का गुणा 14 में करेंगे तो हमको यहां पे 14 ही मिलेगा। देखिए 14 का भाग 14 में किया है ना, तो कितना मिला, देखिए यहां 14 है वहां 14 है, तो 14 का भाग हमने 14 में किया तो यहां पर हमें कितना मिला, 1 मिला, है ना। और उसके बाद हमने क्या करा, देखिए एलसीएम को ध्यान से समझिएगा कि जब हम लोग 14 का भाग 14 में देंगे तो यहां पर हमें क्या मिलेगा, 14 का भाग 14 में देंगे तो हमें यहां पे 1 मिलेगा, और 1 का गुणा जब हम लोग 1 में करेंगे तो हमें 1 ही मिलेगा, ठीक है ना। देखिए यहां 14 था वहां 14 था, 14 का भाग 14 में दिया तो 1 मिला, और 1 का गुणा 1 में किया तो 1 मिला, ठीक है ना। तो इस चीज को ध्यान से देगा, जो हमने यहां पे भी करेक्शन किया। कभी कभी हो जाती है मिस्टेक, उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट, मतलब आप लोग उसको चेक करते रहा करो। हम लोग कैसे चेक करके अपना सही कर लेते हैं, वैसे आप लोग भी चेक करिए, ठीक है ना। तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2/5 गुणा में ये कितना आ जाएगा, -5/14 और माइनस का 1/4, ये रहा, ठीक है ना। आप क्या करेंगे, देखिए 5 से 5 तो हो गया कैंसिल आराम से, और ये हो जाएगा 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, मतलब माइनस का 1/7 और माइनस का 1/4। यहां पे मेरे सामने आंसर ये मतलब आ गए इन दोनों के निकल के, ठीक है ना। देखिए क्या हुआ है, 2/5 था और माइनस का 5/14 था। माइनस का क्या होया, क्योंकि माइनस का 6 बड़ा था तो 6 में से 1 गया तो माइनस का 5/14, 2 सत्ते 14, 5 से 5 तो कैंसिल हो गया। चलिए अब इसका एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7 दूनी 7 चौको 28, 7 चौको 28, और उसके बाद 4 का गुणा 1 में करेंगे तो माइनस का 4 माइनस का 7, ठीक है। तो माइनस का 4 माइनस का 7, 7 और 4 11 होता है, तो माइनस का 11/28 ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है ना। एलसीएम कैसे लिया, कैसे सॉल्व किया, ये हमने पूरी प्रोसेस आपके सामने करी है। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन आता है तो मैं क्वेश्चन आपके सामने दोबारा भी बता सकता हूं, अगर आप मेरे से बोलेंगे तो। अदरवाइज आपका क्वेश्चन यहां पर हो गया सॉल्व। हम ये स्टेप को मैं दोबारा से बता देता हूं अगर आपको समझना है तो। देखिए यहां पर 2/5 था, क्योंकि वो दूर लिखी हुई थी इसलिए समझ में नहीं आया होगा। ये आ गया इनका एलसीएम 14, 14 का गुणा मतलब 14 का भाग, मतलब 7 का भाग 14 में देंगे तो 7 के पाले में 14 कितनी बार में था, 2, और 2 का गुणा कर देंगे तो 2 तिया हो जाएगा 6,
14 का भाग 14 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, और 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो वही स्टेप मैंने यहां पे लिखी हुई है, और माइनस का 1/4। तो ये स्टेप और ये स्टेप मैंने इसलिए सेम बना दी ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे लग रहा है आपका कंफ्यूजन यहीं से ही होगा। तो आप अपने कंफ्यूजन को दूर करिए, क्योंकि मैंने दूर कर दिया है तो आप लोगों का भी दूर हो जाना चाहिए। तो यहां पर हमारे दोनों क्वेश्चन खत्म हुए और दोनों क्वेश्चनों के आंसर मैंने आपके सामने निकाले। अब आप लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा करते हैं, और मैंने रिवीजन पे ये क्वेश्चन कौन सा आपके सामने लिया है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पे हमें दिया है 5/18 को -60/72 के व्युत्क्रम से गुणा करिए। मतलब 5/18 को -60/72 के व्युत्क्रम से। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं हल -7/72 का व्युत्क्रम क्या होता है? -72/7 -72/7 -7/72 का व्युत्क्रम होता है -72/7। ठीक है ना। अब उसके बाद मुझे बोला है 5/18 को 7/72 के व्युत्क्रम, मतलब 72/7। ठीक है ना। अब 18 के पहाड़े में 72 कितनी बार में आता है? 18 चौक 72। ठीक है ना। 18 का 18, 18 चौक 72। तो 5 चौको 20 माइनस का 20/7, ये मेरा आंसर आ गया। हमें क्या बोला था? 5/18 को -7/72 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। तो माइनस का 7/72 का व्युत्क्रम होता है -72/7। मुझे इससे गुणा करना था 5/18 को। तो 5/18 और माइनस का 72/7, तो 18 का 18, 18 चौक 72। उसके बाद इसके अंदर कौन कैंसिल नहीं हो सकता है, तो 5 चौको 20, तो माइनस का 20/7। ये मेरा आंसर आ गया, जो कि आपके सामने क्लियरली दिख रहा है। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, बढ़ते हैं आगे। क्या दिया हुआ है? आगे आते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमें दिया है क्या 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम मतलब 0.3 है, क्यों अथवा क्यों नहीं? देखिए, सबसे पहले मुझे पता होना चाहिए गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। देखिए, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब यह होता है, एक बात समझ लीजिए, यहां है गुणात्मक प्रतिलोम। तो गुणात्मक प्रतिलोम जो होता है वो क्या होता है? तो ए का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 1/a। ठीक है, ताकि ए से कैंसिल हो जाए तो 1 आ जाए। तो गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है? मुझे आंसर में 1 चाहिए। ठीक है ना। अब यहां पर सबसे पहले हम ये जानते हैं कि 3 सही 1/3 का जो सही भिन्न है उसको पहले लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? 3 3 9 और 1 10, तो हो जाएगा 10/3। ठीक है ना। अब हम देखेंगे कि 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है। तो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? हो जाएगा 3/10। 3/10। ठीक है ना। मतलब 10/3 और 3/10 को अगर मैं गुणा करता हूं तो मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 1 मिल रहा है ना। और अगर मैं इसको भाग देता हूं, है ना, 10 को भाग देता हूं मैं, तो पॉइंट लगाते हैं इधर और 0 बढ़ा देते हैं, और 10 तिया 30, तो मुझे आंसर कितना मिल रहा है? 0.3। ठीक है। तो हम बोलेंगे हाँ 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम है ना 0.3 है। ठीक है, बस लिख दिए, ताकि हमने रीजन भी दे दिया कि भाई हमें इसके प्रतिलोम से गुणा करने पे ऐसा लिख सकते हैं, इसके प्रतिलोम से गुणा करने पर
गुणा करने पर उत्तर 1 प्राप्त होता है, 1 प्राप्त होता है। और अगर 1 प्राप्त हो जाएगा तो उसका गुणात्मक प्रतिलोम तो क्या होता है, गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, आंसर 1 आना। क्यों? क्योंकि भाई a है, ये तो a का अगर गुणात्मक प्रतिलोम पूछूंगा तो a बटा a हो जाएगा, ताकि इससे कैंसिल होकर क्या मिलेगा, आंसर मुझे 1 ही मिलेगा। तो यहां पर हम लोग कहेंगे कि भाई इसका जो गुणात्मक प्रतिलोम है वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने बताया भी कि 10/3 है, तो 10/3 का गुणात्मक प्रतिलोम होता है 3/10, और उसको अगर हम डिवाइड करते तो 0.3 आता है, जो कि हमको यहां पर दिया ही हुआ था। तो भाई सही बात है कि हाँ 3 सही 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है, इसके प्रतिलोम से गुणा करने पर उत्तर 1 प्राप्त होता है। तो बहुत इजी चीजें हैं, हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित को वितरण नियम की सहायता से हल कीजिए। अब देखिए वितरण नियम हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। वितरण नियम होता क्या है, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ठीक है ना। अब इसे हमें केवल सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद देखते हैं हम लोग कहां पहुंचते हैं। तो चलिए सबसे पहले यहां पर वितरण नियम होता है a और b प्लस c, जो कि हमें इसी फॉर्म में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है माइनस का 3/4 2/3 प्लस माइनस का 5/6 ये दिया हुआ है। तो माइनस का 3/4 और यहां पर 2/3 प्लस माइनस माइनस होगा तो ये छोटा वाला ब्रैकेट हट जाएगा, ठीक है। माइनस का 3/4, अब लेते हैं इसका एलसीएम, 3 और 6 का अगर एलसीएम लेता हूं तो 3 के पहाड़े में 3 भी आता है और 6 भी आता है, तो इसका एलसीएम आएगा 6। करके देख लो, ये है 3 और ये 6, तो हो जाएगा 2 3 और 2 3 6, 3 से करेंगे कैंसिल और ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा 6। 3 के पहाड़े में 6 कितनी बार में आता है, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 का गुणा 2 में करेंगे तो जाएगा 4, ठीक है ना। 6 का भाग 6 में देंगे तो आएगा 1, और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 ही आएगा, ठीक है ना। अब हमारे सामने जो संख्या निकल के आई है, जो परिमेय संख्या निकल के आई है, वो कितनी आ गई है, 4 में से 5 को घटाएंगे तो माइनस का 1/6 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 1/6। माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल, ठीक है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा माइनस का 3/4 और गुणा माइनस का 1/6, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, माइनस का माइनस से गुणा करेंगे तो प्लस आएगा और आंसर आ जाएगा 1/8, ठीक है ना। फिर से देख लो एक बार कैसे सॉल्व किया, 2/3 माइनस 5/6 था, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या करा, जब हमने 2/3 को प्लस माइनस माइनस 5/6 हो गया और माइनस 3/4 मेरा साथ में चल ही रहा था, ठीक है ना। 3 और 6 का एलसीएम लिया तो कितना आ गया 6, 6 का 3 से भाग दिया, मतलब 3 का 6 में भाग दिया तो कितना आया 2, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा। 6 का गुणा जब 6 का भाग 6 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 5 आएगा। 5 में से 4 को घटाएंगे तो माइनस का 1 आएगा, और माइनस का 3/4 मेरा साथ में चल ही रहा था, ठीक है ना। कैंसिलेशन एक बार दोबारा से देख लीजिए, माइनस का 3/4 था, गुणा में माइनस का 1/6 किया मैंने, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस, तो 1/8, 4 दूनी 8 मेरा आंसर आ गया, जो कि मेरा फर्स्ट क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो गया। सेकेंड क्वेश्चन के अंदर भी सेम करना है। कौन सी प्रॉपर्टी से करना है, आपको दिया हुआ है 5/6, मतलब ये भी कौन सा नियम है, वितरण नियम है, जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। यह है 5/6। सबसे पहले अंदर को सॉल्व करूंगा तो देखिए 5 के पहाड़े में 5 भी आता है और 10 भी आता है, तो जो बड़ा है उसको ले लेंगे 10। 5 के पहाड़े में 10 कितनी बार में आता है, 2 बार में, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो माइनस का 4। 10 का भाग 10 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 3 में करेंगे तो 3 ही आ जाएगा। ये लीजिए, ठीक है ना। मतलब ये जो नियम लगते क्यों हैं, ये नियम इसलिए लगते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान बना देते हैं, इसलिए ये नियम यूज होते हैं, ठीक है ना। नियम क्यों यूज होते हैं, नियम का मतलब ये होता है कि मतलब जो गुणधर्म होते हैं वो इसलिए लगते हैं ताकि वो हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसान हो जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन ऐसा दिया होता 5/6 गुणा में माइनस का 2/5 प्लस 5/6
गुणा में 3/10। तब आप लोगों को सॉल्व होता बाप रे अब ये तो इतना बड़ा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करें। तो इसलिए इसको एक अरेंज करके ये वाला फॉर्म बनाया जिसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसको कहते हैं हम लोग कौन सा, वितरण नियम, ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में हमें आसानी हो जाती है, इसलिए तो ये दिए रहते हैं। ठीक है ना। तो आप क्या करेंगे भाई, 5/6, 4 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का, 4 में से 3 को घटाएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, लेकिन यहां पे बड़ी संख्या 4 है तो माइनस का 1/10 ये हो गया। ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूनी 10। ठीक है ना। तो अब आंसर कितना आ जाएगा, माइनस का 1/12। ये मेरा आंसर आ जाएगा, क्योंकि 6 दूनी 12 और माइनस जो था वो तो यही है, क्योंकि इसके साथ तो माइनस है नहीं, केवल एक ही माइनस है, तो माइनस के साथ हमारा उत्तर आएगा। तो माइनस का 1/12 मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, बस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, और क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या लॉजिक्स लगाना है यहां पर हमें वो देखना है, और हमें अपने क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। यहां पर बहुत सारे हमारे रिवीजन के क्वेश्चन है जो हमारे खत्म होते हैं, और उसके बाद यहां पर हमारे रिवीजन में जो जो क्वेश्चन लेना थे वो हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं खत्म। बस आपका काम है रिवीजन करना, और रिवीजन करने के बाद आप लोगों को बने रहना है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी के साथ, जो देता है 7 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपको ये एजुकेशन बिल्कुल फ्री प्रोवाइड होता है, इसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। और उसके बाद अगर आपके आसपास आपके कोई फ्रेंड्स रहते हैं या आपके छोटे बड़े भाई बहन रहते हैं, आपको उनको हमारे चैनल के बारे में बताना है, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।